चलो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज इतने ही लोग रहेंगे लग रहा है ना। आज 2 ही लोग हैं। हिमांशु, आप लास्ट क्लास में थे? नहीं। अच्छा, तो हम उसमें एडवांस फीचर्स पढ़ रहे थे विंडोज़ एक्सपी के। तो उसी पे ही हम अच्छा। हाँ, उसी पे हम आगे चर्चा करेंगे, तो इसलिए मैंने पूछा। वंदना तो शायद थी आखिरी क्लास में, तो मैंने एक होमवर्क भी उसी में दिया था। यस मैम। क्या होमवर्क था वंदना? मैम उसमें आप जो पेंट पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें कुछ ये आए थे जेपीजी, ये ग्राफिक्स और इसके बारे में कि इनका कहाँ यूज होता है उसको बताने में। जेपीईजी है ना, जेपीईजी ये सब क्या है, हमारे इमेज एक्सटेंशंस हैं, है ना। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स थे इमेज के, तो ये क्या इनका फुल फॉर्म क्या था, और ये अलग अलग क्या मतलब किस तरीके की इमेज को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सटेंशंस हैं। तो यही मैंने होमवर्क दिया था कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे कि आप क्या मतलब क्या क्या समझ में आया आपको उन एक्सटेंशन से, इमेज एक्सटेंशन से। गौरव, आपने देखे थे इमेज एक्सटेंशंस? जी मैम। बताइए फिर। इमेज एक्सटेंशन जैसे मैम जेपीजी, जेपीजी यही ना? जी हाँ हाँ। पीएनजी भी है मैम, जैसे जीआईएफ है। बी बीटीएमपी ऐसे कुछ करके भी होता है मैम। हाँ, बीटीएमपी, यस बीएमपी, मैम, इतना। बीएमपी। तो बीएमपी बीएमपी मैम। बीएमपी, तो ये यस इनके मैम। इन सभी के फुल फॉर्म पता है आपको? कुछ के तो पता है मैम, जैसे हाँ, मतलब जैसे किसका पता है? जेपीजी का पता है मैम। तो बताते जाइए। हाँ जी मैम, जैसे कि इसका तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक इमेज करके है, तो इसको अगर जेपीईजी में अगर कहते हैं तो ये हो जाता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक, क्या था इसे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कुछ था मैम। अच्छा, और फिर बीएमपी का मैम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जीआईएफ का ग्राफिक कुछ करके था। ओके, अच्छा ठीक है। अ, ये तो हाँ, ये फुल फॉर्म हो गए। जैसे ये किस तरीके के इमेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी क्लियर था आप लोगों को? क्या मैम? ये जो ये डिफरेंट तरीके के इमेज एक्सटेंशंस हैं, है ना। हाँ हाँ तो ये हाँ। किस तरीके के इमेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, अलग अलग एक्सटेंशन हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये अलग अलग तरीके के इमेजेस को रिप्रेजेंट करते होंगे। ठीक है, उनके फीचर्स कहीं ना कहीं अलग होंगे इमेजेस के। तो यही तो होमवर्क था ना, कि आपको यही तो पता करना था कि क्या क्या एक्सटेंशन है और इन एक्सटेंशंस की क्या क्या डिटेलिंग है। जैसे मैम पीएनजी जो है मोस्ट ऑफ द केस में ये ट्रांसपेरेंट इमेजेस जितने होते हैं उसके लिए है। जीआईएफ में 2-3 इमेजेस को कंप्रेस करके वो मल्टी मतलब कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो 2-3 चीजें दिखाता है, जस्ट टाइप वीडियो लाइक। हाँ और जेपीजी जो नॉर्मल हम जो इमेजेस क्लिक करते हैं आइदर इन कैमरा और स्मार्टफोन। तो ये क्या सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होते हैं क्या, किसी पर्टिकुलर? सॉफ्टवेयर, हाँ हाँ मैम कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम एडिटिंग में अगर है फोटोशॉप के थ्रू या फिर किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर एडिट कर रहे हैं तो उसमें हमें ऑप्शंस भी मिलते हैं। हाँ, तो वही ऑप्शंस आते हैं, तो हम चूज़ करते हैं कि हमको इस तरीके की फ़ाइल फॉर्मेट चाहिए, है ना। जैसे कि देखो, जी हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, है ना। तो कई तरीके के एप्लीकेशन फॉर्म्स में अलग से मेंशन किया होता है कि इस फॉर्मेट में ही इमेज वहाँ पर चाहिए, जी मैम। है ना। तो हम उस फॉर्मेट में अपनी इमेज को तैयार करेंगे, चाहे वो फिर अपने स्पेस बताए कि आपको इतने केबी में ही आपकी इमेज होनी चाहिए। तो इसमें भी क्या अंतर समझ में आता है? वो एक क्राइटेरिया रखते हैं मैम, जैसे कि कुछ डायमेंशंस दे देते हैं, कुछ पिक्सल्स देते हैं, और मोस्ट ऑफ द केस में मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में तो जेपीईजी मांगा जाता है। ठीक है। और जैसे जीआईएफ में बताया कि मल्टीपल इमेजेस का कुछ शॉर्ट वीडियो टाइप वो हो जाता है ना। मर्ज मर्ज किया रहता है मैम। हाँ, सिंगल इमेज में नहीं कर सकते? मतलब जीआईएफ मतलब मैम वो 2-3 चीजें उसमें दिखेंगे, जैसे सिंगल इमेज भी रहेगा तो वो कुछ ना कुछ उसमें हम हरकत टाइप या फिर कुछ कुछ एक्शन टाइप हमें दिखता है। हाँ, वो ब्लिंक होता है ना। जी जी।
ठीक है। जैसे कि हम व्हाट्सएप में जब हम ये इमोजी में जाते हैं, वहां पे स्टिकर्स का जो ऑप्शन है एक मिलता है, वो जितने भी है वो सारे GIF ही। ठीक है, ठीक है। तो अभी इतना क्लियर हो गया है ना? आप लोग सबके फुल फॉर्म देखिएगा और उनकी फीचर्स भी देखिएगा, ठीक है? इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप लोग को होमवर्क में ही था। बाकी लोग भी हैं, पल्लवी आप थी ना लास्ट क्लास में? राहुल, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? जी मैम। आ रही है मैम। अच्छा, हाँ। तो बताओ राहुल, आप लास्ट क्लास में थे ना? हम इमेजेस पे डिस्कशन कर रहे थे, इमेज एक्सटेंशंस पे। जी मैम। तो फिर आपने देखा? जी मैम। बताइए। जैसे मैम इमेज वगैरह और ये पिक्सल होता है ना, हम्म तो जैसे पिक्सल क्वालिटी जितनी ठीक रहेगी ना मैम, तो पिक्चर यानी कि उतनी ही ठीक दिखती है। जैसे मोबाइल का यानी कि पिक्सल जितना ठीक रहेगा, पिक्चर की क्वालिटी उतनी बेटर यानी कि होती है। अच्छा, हाँ। तो वो जितने भी हमारे फॉर्मेट्स हैं इमेज के, इमेज एक्सटेंशंस हैं, तो उसका जी पिक्सल भी तो फिक्स्ड होता होगा ना कि इसमें ये इतने पिक्सल होने चाहिए। जी मैम। ठीक है। चलो फिर GIF आपको क्लियर है? यस मैम। चलिए ठीक है। हम का मतलब काफ़ी लोगों ने किया है होमवर्क, बाकी लोग तो बोल नहीं रहे हैं। योगेश? जी मैम, लास्ट क्लास में था नहीं। अच्छा, फिर भी आप जानते हैं कुछ इमेज एक्सटेंशन के बारे में? मैम अभी ध्यान नहीं आ रहा है कुछ। ये .jpeg, .png, ये इस तरीके से कभी नहीं सुना? जी जी, नहीं ये तो पता है। हाँ, क्या पता है इसके बारे में, वही पूछ रही हूँ। अब वो आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं बताऊं। क्या? मतलब किस टाइप के क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं आप? अगर वो पूछें तो मैं बता मैं दूं। ये पूछना चाह रही थी कि ये डिफरेंट तरीके के जो इमेज एक्सटेंशंस हैं, ये क्या बताते हैं? ये क्यों अलग अलग हैं? ये एक्सटेंशंस क्यों अलग अलग हैं? इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो ये एक दूसरे से अलग बताती हैं, या इनके नाम क्यों अलग अलग दिए गए हैं? ये मैं पूछना चाहती हूँ। तो ये तो एकदम श्योर नहीं हूँ मैम मैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। आप फिर भी देखिएगा, आप सभी लोग देखिएगा फिर से, है ना? जिन लोगों ने नहीं देख पाए हैं, तो ये आप ही के लिए सही रहेगा ना एग्ज़ाम वगैरह में, यदि इस तरीके कोई प्रश्न आ जाएगा तो। क्योंकि अभी हम उसको ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, मैंने अपने PPT में उसको रखा नहीं है। ठीक है, चलो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आगे की टॉपिक। मैम आपकी पीपीटी मिलती ही नहीं है पढ़ने के लिए। नहीं, मेरे काफ़ी वीडियोस अपलोडेड है उस पर। मैम कहाँ है, मिला तो नहीं आज तक। मूडल पे सारे वीडियोस बस अपलोडेड है। मैम आपने सी ऐड नहीं लैंग्वेज किया का है। किसी को? क्या? आपने किसी को ऐड नहीं किया है उस पे? तो उसमें अलग से ऐड करना होता है क्या सभी को? जी हाँ। यस अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं मैम, पता नहीं, शायद सागर सर को आप बोलिएगा तो फिर वो हम लोग को अलाउ कर देंगे आपके चैनल पे। हाँ, नहीं, उन्होंने ही शेयर किया है, मैंने सिर्फ उनसे वीडियो शेयर किए हैं, वो उन्होंने ही अपलोड किए हैं। तो ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ कि क्यों नहीं शो हो रहा है। ठीक है। सभी मैम पे मॉडल का ये ऐड किया जाता है। ये करूँ मैम, स्क्रीन शेयर नहीं होता। अच्छा, क्या कह रहे हैं हिमांशु आप? मैं कह रहा हूँ कि मैम उसमें बोले सभी के ईमेल से ऐड किया जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं ऐड करवा देती हूँ आप लोगों को। बोलो, क्या बोल रही हैं वंदना आप? मैम बस यही बोल रहे थे कि नहीं आता है मैम उस पे। अच्छा, ठीक है, मैं बात करती हूँ सर से, वो आप लोग को सभी को ऐड कर देंगे। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ठीक है।
तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कुछ फीचर्स किसके, विंडोज़ एक्सपी के। ठीक है, अब हम उसके एडवांस फीचर्स में ही डिस्कस करेंगे सिस्टम टूल्स को। ठीक है, तो सिस्टम टूल से क्या समझ में आता है कि क्या होगा सिस्टम टूल? चलो मैं ही बता देती हूँ। सिस्टम टूल्स वो टूल्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को मेंटेन करते हैं। ठीक है, हमारे कंप्यूटर को, हमारे लैपटॉप को। ठीक है, ये सारे टूल्स किस में होते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इनको दिया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे इसके थ्रू ही मैनेज होते हैं। ठीक है, एक बेसिक डेफिनेशन है कि विंडोज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर बेसिक मेंटेनेंस करना महत्वपूर्ण है, और विंडोज़ इन कार्यों को करने के लिए एक यूटिलिटी प्रोग्राम उपलब्ध करवाते हैं जिन्हें सिस्टम टूल्स कहते हैं। ठीक है, विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आते हैं जिनके कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर तरीके से कंट्रोल एवं प्रबंधन करने में क्या होती है, सहायता मिलती है। ठीक है, अब बेसिक मेंटेनेंस क्या कि आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, स्लो तो नहीं चल रहा, उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर हो रही है, इसका स्टोरेज प्रॉपर मैनेज है कि नहीं, आप कोई भी एप्लीकेशन इस पर रन कर रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हैं वो ठीक से रन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास सिस्टम टूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ हैं हमारे पास, सिस्टम इंफॉर्मेशन, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, स्कैन डिस्क। ठीक है, ये मेन कुछ टूल्स हैं जिनको आप लोग को जानना ज़रूरी है, और कुछ और भी टूल्स हैं, बहुत बेसिक टूल्स हैं, तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पहला है हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या होती है? ठीक है, सिस्टम इंफॉर्मेशन, इसी के साथ एक आप ये टर्म भी सुनेंगे, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कहीं पूछ लिया गया कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, क्या होती है किसी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, या सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज नहीं है, ये सेम टर्मिनोलॉजीज हैं, आप सिनोनिम्स समझ सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो सिस्टम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में सभी जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, मीन्स कि आपके सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड है या जितने भी आपके सिस्टम में आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, उन सभी की जानकारी किसके अंतर्गत होती है? सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंतर्गत होती है। ठीक है, जिस प्रकार से जैसे हम हमारा मोबाइल फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन में एक ऐप होती है सेटिंग। ठीक है, सेटिंग के ऐप में आप जाके देख सकते हैं कि आप अपने सिस्टम के उसके फ़ोन के कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने एप्लीकेशंस के, सॉफ्टवेयर्स के कॉन्फ़िगरेशन वहाँ जाके देख सकते हैं। उसी तरीके से हमारे सिस्टम में, लैपटॉप में एक सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करके टर्म होती है। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या मैनेज कर सकते हैं? तो आप प्रोसेसर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क जो कि एक्सटर्नली हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, डीवीडी वगैरह। फिर डिस्प्ले डिवाइसेस, जैसे कि आपका आप ऑलरेडी आप स्क्रीन पर तो आप देख ही रहे हैं डिस्प्ले, जैसे आप कहीं प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपके सिस्टम से आपने कनेक्ट करके कहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, और इमेज को कहीं और देख रहे हैं, तो वो डिस्प्ले डिवाइसेस। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस जो एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, तो ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस, हमारे हेडफोन्स, ईयरफोन्स। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। फिर हार्डवेयर के अलावा ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स, ठीक है, ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर्स आदि की जानकारी भी ये उपलब्ध कराते हैं कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस वर्जन में आप यूज़ कर रहे हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर कुछ नई टर्म लग रही है या पहले से सुना है कभी? क्या होता है डिवाइस ड्राइवर? आप ही लोगों से प्रश्न है मेरा, क्या होता है डिवाइस ड्राइवर्स, जानते हैं आप लोग? मैम रिपीट कीजिए ना, मुझे अच्छे से आवाज नहीं आ रही है। डिवाइस क्या बोले मैम?
प्रश्न ये है कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी प्रॉपर? किसी सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी डिवाइस को मैम चलाने का जो सॉफ्टवेयर होता है उस हाँ, पूरी बात करो गौरव। गौरव ने कहा कि किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो, ठीक है, ये आधी बात तो सही है। आधी बात ऐसे है कि ये ड्राइवर का एक टाइप है, ठीक है। डिवाइस में हार्डवेयर डिवाइसेस आप जो भी यूज़ करेंगे या जो भी आप कनेक्ट करेंगे तो उनके लिए भी हमारे सिस्टम के अंदर एक ड्राइवर होना चाहिए। ड्राइवर मीन्स वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन और भी ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको इंटरनेट यूज़ करने के लिए भी आपको आपके सिस्टम में ड्राइवर्स की आवश्यकता है। यदि आपके सिस्टम में वो ड्राइवर नहीं होगा, मीन्स कि वो इंटरनेट यूज़ करने के लिए वो सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में होना चाहिए, तो आप इंटरनेट कनेक्टिविटी अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप ग्राफिक्स के लिए ड्राइवर्स होते हैं। यदि आपको वीडियोस देखने हैं, ऑडियोज देखने हैं तो उसकी सुनने हैं तो उसके लिए भी ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। यदि वो ड्राइवर्स भी आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होंगे तो आप वीडियोस भी नहीं देख पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जितने भी फंक्शंस हमारे हैं जिसके लिए ज़रूरत है ड्राइवर्स की, तो हाँ जी मैम, नेटवर्क की इशू हो गई थी मैम। हाँ बोलो। मतलब सिस्टम ड्राइवर्स मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने एक वाईफाई का डिवाइस लगाया, तो इस वाईफाई को रन करने के लिए मैम, इस हार्डवेयर को रन करने के लिए हमें एक ड्राइवर आता है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर आता है जिसके माध्यम से हम उसको कमांड देते हैं या फिर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको एक्सेस करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं जिससे कि वो रन हो सके। सिस्टम में भी ड्राइवर्स इसी को कहते हैं मैम। मतलब जितने भी हार्डवेयर है, मैं लेकर हार्डवेयर है उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये एक टाइप है, ठीक है। ड्राइवर्स के जितने भी हम लोग विंडोज में यूज करते हैं उसका एक टाइप है हार्डवेयर का, ठीक है ना। हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए ड्राइवर्स होते हैं। फिर दूसरा टाइप है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ड्राइवर्स होते हैं। फिर आपके ग्राफिक्स के लिए ड्राइवर्स होते हैं। और भी आप कुछ एक्सटर्नल अपने एक्स्ट्रा जो एडवांस कह सकते हैं या स्पेशल सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, नहीं होता है जो कंपनीज यूज करती हैं जिनका इंडिविजुअल अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पे वो काम करते हैं। जैसे कि बैंक है, फॉर एग्जांपल बैंक है तो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम का अपना एक अलग सिस्टम है। उनका जो भी काम करने की चीज़ें हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी बड़ा सिस्टम है, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर होता है वो जिस पे वो काम करते हैं। तो उस तरीके के सॉफ्टवेयर्स के लिए भी ड्राइवर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऐसे कई तरीके के ड्राइवर्स होते हैं। तो जो हमारे सिस्टम में हम जिस तरीके के एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं या हम एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ये इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है, ठीक है। जी मैम। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्क क्लीनअप, ठीक है। डिस्क क्लीनअप से तो समझ में आ ही रहा होगा। डिस्क क्लीनअप मीन्स कि आपको डिस्क को क्लीन करना है ना। अब कौन सी डिस्क आप क्लीन करेंगे? यहाँ पर हम हार्ड डिस्क को क्लीन करेंगे क्योंकि हम हार्ड डिस्क ही यूज़ कर रहे हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी और हमारे जो भी हम फाइल्स फोल्डर्स जो भी यूज़ करने वाले हैं तो उसकी स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो डिस्क क्लीनअप को पहले विंडोज़ 98 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। विंडोज़ 98 जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें ये प्रोसेस पहली बार इंट्रोड्यूस की गई कि आप डिस्क को क्लीन भी कर सकते हैं। क्यों? अब डिस्क क्लीनअप की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमारा सिस्टम में यदि बहुत ज़्यादा स्पेस भर जाएगा और स्पेस बचेगा नहीं, जो भी आप एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा और हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डिस्क क्लीनअप की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जब 98 में विंडोज़ 98 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद से फिर ये विंडोज़ के सभी वर्जन में अभी भी उपलब्ध है, ठीक है। हम विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो उसमें भी ये ऑप्शन आता है डिस्क क्लीनअप का। फिर
अब इसका सेकंड पॉइंट है कि यह उपयोगकर्ताओं को उन फाइलों को हटाने की सुविधा देता है जिनकी आवश्यकता नहीं है या जिन्हें सुरक्षित रूप से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब ये कौन सी फाइल्स होती हैं कि जिन्हें हमको हटा दें और उससे हमारे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ऐसी टेम्पोररी फाइल्स होती हैं। ठीक है, उन फाइल्स को टेम्पोररी फाइल्स कहते हैं। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, मैंने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की, या मैं कोई भी इंटरनेट कनेक्ट करके मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स ओपन कर रखे हैं और मैं कुछ भी डाउनलोड कर रही हूँ या कुछ भी एक्सेस कर रही हूँ, तो क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पोररी फाइल्स हमारे सिस्टम में क्रिएट होती जाती हैं। और ये क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस लेती हैं, कुछ केबीज में, कुछ एमबीज में ये स्पेस लेती हैं, जिससे हमारे सिस्टम का क्या होता है, हार्ड डिस्क में क्या होता है, स्पेस फुल होने लगता है। और तो वो यदि हम उसको टाइम पे यदि क्लीन नहीं करते हैं तो हमारे सिस्टम का वो स्पेस क्या होने लगता है, फुल होने लगता है, और हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो चलने लगेगा। तो कई बार होता है कि हम सिस्टम चला रहे हैं और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्लोली ओपन हो रहा है, या कोई भी एप्लीकेशन हम ओपन कर रहे हैं तो वो स्लोली ओपन हो रही है, टाइम ले रही है, टाइम टेकिंग हो रहा है वहाँ पे। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपके सिस्टम का स्टोरेज प्रॉपर है कि नहीं, मीन्स कि फुल तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो हम वो टेम्पोररी फाइल्स को फाइंड करते हैं। तो वो टेम्पोररी फाइल्स हमको कहाँ मिलती है, स्टार्ट पर। जैसे कि मैं अभी 1 मिनट के लिए अपना ये इसको स्टॉप करती हूँ और आपको वो दिखाती हूँ स्क्रीन शेयर करके। स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ये स्टार्ट दिख रहा है। ठीक है, मैंने क्लिक किया यहाँ पे। अभी जो टेम्पररी फाइल्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर मुझे दिख गया टैब का। ठीक है, अब ये देखो, ये मेरे पास कई सारी टेम्पररी फाइल मेरे सिस्टम में है। ये अभी मैंने काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं किया, तो ये इतनी सारी टेम्पररी फाइल्स हैं। अब ये देखो, यहाँ पर इनकी स्टोरेज कैपेसिटी दिखा रहा है, कोई 1 KB है। देखो ये कितना है, ये कुछ MBs में है ये वाला। ठीक है, फाइल, फिर ये 4 to 7 KB। तो अब ये क्या कर रहा है, ये सारे KBs मेरे क्या कर रहे हैं, मेरे सिस्टम में स्पेस ले रहे हैं, और इनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं इनको रिमूव भी कर दूंगी तो मेरे सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जैसे, या तो आप इसको पूरा टोटल आप डिलीट कर दीजिए, या आपको यदि कुछ फाइल्स देखनी है, कोई इंपॉर्टेंट है, तो आप वैसे भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये इसको मैं बाद में क्लीन करूँगी। तो ये इस तरीके की ये टेम्पोररी फाइल्स दिख रही हैं, ये हमारे सिस्टम के लिए कोई आवश्यक नहीं होती हैं। तो ये इनको आप डिलीट करोगे तो आपको आपके सिस्टम में एक स्पेस, क्लीन स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिस्क क्लीनअप का ही एक पार्ट है। ठीक है, PPT दिखाई दे रही है? जी मैम। यस। टेम्पोररी फाइल डिलीट करने का प्रोसेस समझ में आया? जी मैम। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर का यदि हम बेसिक मीनिंग लेते हैं, या इसका जो भी यदि हम देखें, शब्दकोश ही देख ले, शब्दकोश मीनिंग देखेंगे डीफ्रेगमेंटर क्या होता है। तो डीफ्रेगमेंटर का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, मैनेज करना, एक ऑर्डर के फॉर्म में मैनेज करना। ठीक है, तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर को पहले MS-DOS 6.0 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, मैम 1 मिनट, जैसे फ्रेगमेंट्स क्या होता है मैम? क्या डीफ्रेगमेंटर? नहीं, फ्रेगमेंट्स, डिस्क फ्रेगमेंट्स होता है ना मैम? डिस्क फ्रेगमेंट, हाँ, वो डिसऑर्डर में होता है। डिसऑर्डर, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, इसलिए वो डीफ्रेगमेंट किया जाता है। फ्रेगमेंट का मीनिंग होता है जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अव्यवस्थित होना।
जी जी मैम। ठीक है, अव्यवस्थित। और डीफ्रेगमेंट का मीनिंग होता है व्यवस्थित। ठीक है, तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर जो हम जिसको मतलब हमारे सिस्टम में एक ऑप्शन है डिस्क डीफ्रेगमेंटर का, जो हमारे जो भी जितने भी फाइल्स फोल्डर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए वो उसको ऑर्डर मतलब एक फॉर्म में, ऑर्डर के फॉर्म में उसको क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, अब वो ऑर्डर आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरीके के पैटर्न में उसको मैनेज करना है। ठीक है, जी अब MS DOS 6.0 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। हमने DOS के वर्जन पढ़े थे, उसमें से एक वर्जन ये है, और उसके बाद से फिर ये विंडोज के सभी संस्करणों में क्या है, शामिल है। ठीक है, इसे हार्ड ड्राइव पर डेटा को क्रोनोलॉजिकल रूप से ऑर्डर करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, क्रोनोलॉजी से सब क्या समझ रहे हैं आप, क्रोनोलॉजी क्या होती है? नहीं मैम। अच्छा, और कोई? क्या मैम क्रोनोलॉजी बताना है? हाँ, क्रोनोलॉजी क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? मतलब जैसे मैम ये अगर सिस्टम की उसमें बात करें तो जैसे हम देखते हैं ड्राइव C, D, E, F, हम्म ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है मैम। ये हम जब पार्टीशन करते हैं हार्ड डिस्क का ड्यूरिंग बूट या फिर आफ्टर बूट भी अगर हम करते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, उस समय हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पार्टीशन करते हैं। हम्म ठीक है, अब क्लियर हुआ राहुल, क्या होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? जी मैम। ठीक है, तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर एक प्रोग्राम के प्रत्येक भाग को हार्ड ड्राइव में अलग अलग रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, रखता वो एक ही फॉर्मेट में ही है। ठीक है, जैसे गौरव ने बताया C, D, E, F। ठीक है, ये अब C, D, E, F तो क्या है, बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो आप अपने अनुसार भी डिवाइड कर सकते हैं, आप अपना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, अपने पर्सनल कंप्यूटर पर। फिर इसमें क्या है, ये रीड राइट हेड, हमने डिस्क का स्ट्रक्चर जब पढ़ा था तो उसमें एक पार्ट था उसका रीड राइट हेड, जो क्या करता है, हमारे ड्राइव्स को, क्या ड्राइव के पार्ट को रीड करने के लिए कि जो भी आपने प्रोग्राम को ओपन किया है तो वो उस प्रोग्राम को रन कराने की प्रोसेस करता है। ठीक है, तो जब यदि आपकी डिस्क क्लीन रहती है, आपकी डिस्क में प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, तो वो क्या होगा, प्रॉपर काम करेगा, तो उसकी एक्सेस भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर हार्ड ड्राइव पर डेटा को व्यवस्थित करने से प्रोग्राम चलाने और हार्ड डिस्क ड्राइव पर फाइलों को खोलने में लगने वाले समय में भी कमी आ सकती है ना। यही वही बात मैंने कही कि यदि आपका डेटा व्यवस्थित है तो आपकी ड्राइव पर आप कोई भी आप सर्च कर रहे हैं, कोई भी आपकी फाइल सर्च कर रहे हैं, है ना, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है डिस्क फ्रेगमेंटर। फिर है हमारा स्कैन डिस्क। ठीक है, स्कैन डिस्क में क्या है, हार्ड डिस्क में उपस्थित लॉजिकल व फिजिकल एरर्स की जांच करने के लिए इस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें एक ये एक फॉलो चार्ट टाइप से दिया हुआ है, फ्लो चार्ट टाइप से दिया हुआ है, स्टार्ट प्रोग्राम एसेसरीज सिस्टम टू स्कैन डिस्क। ठीक है, ये है XP का और विंडोज 7 का फ्लो चार्ट टाइप से है। ठीक है, फ्लो है ये आपको 10 में नहीं मिलेगा, 10 की प्रक्रिया थोड़ी इससे अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हार्ड डिस्क का लॉजिकल एंड फिजिकल, लॉजिकल मीन्स कि आपके हार्ड डिस्क में आप कोई प्रोसेस आप देख रहे हैं, मीन्स आपने कोई प्रोग्राम रन किया, कोई एप्लीकेशन रन की। ठीक है, अब वो एप्लीकेशन प्रॉपर ओपन नहीं हो रही, जैसे कई बार होता है कि कोई वायरस ने अटैक कर दिया तो फाइल ओपन होकर तुरंत क्लोज हो जाती है ना, या वो फाइल प्रॉपर सेव नहीं हो पाई, उसके फीचर्स प्रॉपर नहीं आ पाए इस फाइल में, तो भी वो फाइल आपकी ओपन नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो लॉजिकल एरर हमारे हार्ड डिस्क में, हम उस तरीके के एरर्स को लॉजिकल एरर्स में देख सकते हैं। अब फिजिकल एरर वो हो जाएगी कि आपकी हार्ड डिस्क में कोई स्क्रैच तो नहीं आया, मीन्स कि उसके फिजिकल पार्ट में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है ना, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे स्कैन डिस्क के हम देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सिस्टम टूल्स थे विंडोज़ XP के, है ना, एडवांस फीचर्स में। तो हमारा विंडोज़ XP यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पर। तो हम अभी तक 2 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ चुके हैं? डॉस और विंडोज मैम। डॉस और विंडोज हमने पढ़ लिया है, तो कौन है ये, किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों?
डॉस किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज किस तरीके का ऑपरेटिंग डॉस सिस्टम तो मैम कमांड बेस्ड है। कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज विंडोज तो मे बी हम कह सकते हैं मल्टी फंक्शनल यूजर। नहीं, ये तो उसकी विशेषताएं हो गई। हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। तो उसी में हमने पढ़ा था कि कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो बेसिक 2 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम हम अभी यूज कर रहे हैं करंट में। तो एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग अभी भी होता है, डॉस का यूज अभी भी होता है, और बाय डिफॉल्ट डॉस हमारे विंडोज में भी है, ठीक है। विंडोज का ही एडवांस वर्जन हमारा, सॉरी, डॉस का ही एडवांस वर्जन हमारा विंडोज है, ठीक है। लेकिन विंडोज अब किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है? एक तो बता दिया कमांड लाइन, दूसरा ग्राफिकल मैम। हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जी याद आ गया गौरव? GUI भी बोलते हैं मैम। यस मैम। हाँ, उसका शॉर्ट एब्रिविएशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है GUI, ठीक है। अब हम आते हैं लिनक्स पर। लिनक्स सुना है किसी ने? क्या होता है लिनक्स? जी मैम, जी मैम। तो क्या क्या सुना है लिनक्स के बारे में? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह से मैम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे ही है। और इसमें ये मैं जहाँ तक यूज किया हूँ, ये रदर देन जितने ये है विंडोज से इससे फास्ट होता है। और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे हम अपने हिसाब से, अगर मुझे जिनको ये चीजें पता है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे मतलब इसके कई वर्जन हमें देखने को मिलते हैं। अगर कोई डेवलपर, ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? क्या होता है ओपन सोर्स? ओपन सोर्स का मतलब ये मैम, मतलब पेड नहीं है एक तरह से। पहले तो ये कह सकते हैं पेड वर्जन नहीं है, ये एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स मींस कि ये फ्रीली अवेलेबल है आपको इंटरनेट पर। यस मैम। ठीक है। सिर्फ ये ग्राफिकल यूजर बेस्ड है, कमांड लाइन नहीं है? कमांड लाइन मैं यूज नहीं किया, उतना पता नहीं। मैंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज किया है। लिनक्स का ग्राफिक वाला वर्जन आपने यूज किया है, GUI वाला। तो उसमें किस तरीके से हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मतलब कैसे एक्सेस करते हैं? तो थोड़ा सा मैम इसमें उल्टा है। इसमें जो टास्क बार का में स्टार्ट और ये सब जो मिलता है उसमें ऊपर के साइड पे है। अच्छा, ऑलमोस्ट सब मतलब चीजें इसका लेआउट डिफरेंट है ना? हाँ, लेआउट डिफरेंट। लेआउट डिफरेंट है। मैंने इसका यूज मैम मतलब एक मतलब मेरे कुछ डेटा वो मिस हो गए, मतलब वो हो गए थे। हार्ड डिस्क है इनबिल्ट, थोड़ा सा स्लो टाइप कुछ हो गया होगा। तो उस वक्त डेटा को मैंने रिकवर करने के लिए लिनक्स का यूज किया था। डेटा को कॉपी किया क्योंकि विंडोज रन हो नहीं पा रहा था। यस, ठीक है। तो कुछ समझ में आया जो गौरव ने बताया? क्योंकि यही होता है लिनक्स जो वो बता रहा है, ठीक है। एक ग्राफिकल यूजर बेस्ड होता है, कमांड लाइन वाला भी होता है, तो वो उसी में ही होता है साथ में, ठीक है। इसका लेआउट थोड़ा सा विंडोज से डिफरेंट होता है। इसकी इमेज अभी है नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में मैं और इसके इमेज प्रॉपर दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। लिनक्स क्या है? एक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंटेल 80386 पर्सनल कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब इंटेल 80386 क्या है? प्रोसेसर है, ठीक है। लिनक्स के विकास की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है। अब 1960 के दशक में हुई थी। अब ये क्यों कहा गया है, देखो मैं बताती हूँ पूरी कहानी यहाँ पर 1960 की। 1960 में सबसे पहले इंटरनेट विकसित हुआ था, ठीक है। 1950 के बाद हमारा 1964 में एक ARPA नेट करके नेट हमारा विकसित हुआ था। तभी से हमारा इंटरनेट अस्तित्व में आया कि क्या होता है इंटरनेट, किस तरीके से हम एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को शेयर कर सकते हैं। 1964 में, यदि आपने बेसिक कंप्यूटर पढ़ा होगा और उसमें इंटरनेट पढ़ा होगा तो इंटरनेट के इतिहास में ये सबसे पहले चीज़ यही बताई जाती है कि 1964 में कुछ 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका में, 4 यूनिवर्सिटीज़ ने मिलके अपने 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट किया था और उस नेटवर्क को ARPANET कहा जाता है, ठीक है। और जिसके थ्रू उन्होंने उसमें अपने फाइल्स शेयर करके देखा था कि हम डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
तो वो जब किया गया एक्सपेरिमेंट और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और वहाँ से हमारा इंटरनेट की शुरुआत हो गई। उसी समय हमारा ये लिनक्स भी आया, उसी नेटवर्क को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया, तभी हमारा लिनक्स आया। लेकिन ये लिनक्स उस समय यूज़ में नहीं आ पाया था और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में, सितंबर 17 1991 में, ठीक है। तो इस 1968 में AT&T बेल प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने संयुक्त प्रयत्न से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसे मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम कहा गया। इसके बाद 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ, ठीक है। उस समय पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया गया था, ये भी इसी पे बेस्ड हमारा लिनक्स है, ठीक है। और उसी समय यूनिक्स भी डेवलप किया गया। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यूनिक्स और लिनक्स में ये डिफरेंस है कि यूनिक्स और लिनक्स के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन यूनिक्स हमारा क्या है, ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। ये पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये मेन डिफरेंस इन दोनों में था और इसी को ध्यान में रखते हुए कि यूजर को आसानी से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाए, ठीक है। जिसने इसको डेवलप किया था वो थे हमारे लिनक्स टॉर्सफोर्ड, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि ये पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको सब लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, और तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जो ओपन सोर्स कर दिया कि इसमें यूजर अपने अनुसार उसको कस्टमाइज कर सके कि आपको जो भी फंक्शन करना है, जैसे अभी गौरव ने बताया कि उसको रिकवरी करना था, ठीक है, उसके हार्ड डिस्क की रिकवरी करनी थी, तो उसने अपने उसके अकॉर्डिंग उसमें कस्टमाइज किया होगा, कोडिंग में चेंज किया होगा, ठीक है। कोडिंग में चेंज करके कि हाँ मुझे रिकवरी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने उस तरीके का कस्टमाइज अपना लिनक्स क्रिएट किया होगा और वो फिर उस हिसाब से उसने यूज़ किया होगा। या आप जैसे हैकिंग कर रहे हैं या आप कुछ भी और भी कोई फंक्शन आप करना चाहते हैं जो आपके अलग से करना है, आपको आपके विंडोज़ में आपको नहीं मिल रहा है या कहीं और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए जिस लैंग्वेज में वो कोड लिखा गया है वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पता है आपको कि लिनक्स किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है? गौरव तुमने काम किया है, बताओ किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है लिनक्स? हेलो हम्म, मैम, ये तो मुझे नहीं मालूम है। तो तुमने कैसे रिकवरी की? तुमने कस्टमाइज किया था उसको कि सिर्फ डायरेक्ट लिनक्स को इंस्टॉल कर लिया? मैंने इंस्टॉल किया था, मैंने बूट किया था मैंने। अच्छा, बूट बस किया, तुमने उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं की ना? नहीं। चलो कोई नहीं, हम चेंज कर सकते हैं। अब ये जो प्रोग्रामर होते हैं ये कर सकते हैं ना। अभी आप लोग नॉन प्रोग्रामर हो, आपको प्रोग्रामिंग अभी उतना नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं साथ में, है ना? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं आप? हाँ, सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ना। तो ये आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका सी प्रोग्रामिंग पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो यदि आपकी सी प्रोग्रामिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हैं तो आप लिनक्स में जाके कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग फंक्शंस को वहाँ पर चला सकते हैं। तो आप लोग बढ़िया से अपनी सी लैंग्वेज पढ़िए और फिर लिनक्स को यूज़ करिएगा, ठीक है। ओके मैम। फिर इसका वर्जन रिलीज सबसे पहला जो रिलीज हुआ था 1991 में, ठीक है। इसके बाद इसके कई सारे वर्जन्स आए, ठीक है। फिर ग्राफिकल इंटरफेस में आए, कमांड लाइन में आए और विंडोज एक्सपी सिस्टम पर में इसको बताया गया था कि ये विंडोज एक्सपी पर आधारित है, ठीक है। लेकिन विंडोज एक्सपी और इसके भी कुछ सिमिलरिटीज थी लिनक्स और विंडोज एक्सपी में। फिर लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकप्रिय वर्जन्स में से एक है, वही क्योंकि ये यूनिक्स से ही डिराइव किया गया है ना, तो इसलिए उसी का इसको लोकप्रिय वर्जन कहा गया। लेकिन ये यूज़ में ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि इसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसको यूज़र आसानी से यूज़ नहीं कर सकता। ओपन सोर्स की बात हो ही चुकी है कि ओपन सोर्स है, इसका कोड हमको ओपनली अवेलेबल है। आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, आपको लिनक्स का कोड वहाँ पर अवेलेबल है, मिल जाएगा और आप इसको कहीं भी कभी भी किसी भी सिस्टम पे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब लिनक्स को यूनिक्स संगतता को देखते हुए डिज़ाइन किया गया था। मीन्स कि ये यूनिक्स से कितना कंपैटिबल है ना, कि यूनिक्स जो फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है लिनक्स हमारी उस तरीके की फंक्शनैलिटीज़ को प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो वही कि इसकी कार्य क्षमता यूनिक्स से काफ़ी मिलती जुलती है। वही मैंने कहा कि यूनिक्स और लिनक्स की जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो भी अपनी फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, जो भी चीज़ें वो सारी सिमिलर हैं। बस इनमें अंतर यही है कि इसका कोड ओपनली अवेलेबल है और यूनिक्स का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके के कंपोनेंट्स हैं: कर्नेल, सिस्टम लाइब्रेरी और सिस्टम यूटिलिटी।
ठीक है। कर्नेल क्या है? कर्नेल लिनक्स का मुख्य पार्ट है, ठीक है ना, मुख्य भाग है, सॉरी। यह इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आप जो भी लिनक्स में आप जो भी काम करेंगे वो कर्नेल ही उसको मैनेज करता है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम जैसे विंडोज यूज करते हैं, तो विंडोज में ऐसा क्या होता है जो हमारी सभी चीजों को मैनेज करता है? कंप्यूटर का हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, क्या होता है, तो उसमें क्या होता है जो हमारे सभी फंक्शंस को मैनेज करता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। कंट्रोल यूनिट कुछ होती है ना शायद उसमें? यस मैम। तो वो हमारे सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है, सारे फंक्शंस को, सारे डिवाइसेस को वो कंट्रोल करता है। उसी तरीके से लिनक्स में एक कर्नेल होता है, ठीक है। वो मीन्स कि ये भी सॉफ्टवेयर ही है, वो सारे फंक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ठीक है। इसमें विभिन्न मॉड्यूल शामिल होते हैं और ये अंतर्निहित हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है। अंतर्निहित जो कि इनबिल्ट हार्डवेयर हैं, ठीक है ना, मदरबोर्ड हमारा है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, प्रोसेसर है, तो ये इनके साथ क्या आता है? डायरेक्ट इसका कनेक्शन होता है कर्नेल का, वही सभी चीज़ों को क्या करता है? मैनेज करता है। कर्नेल सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम में निम्न स्तर के हार्डवेयर विवरण को छुपाने के लिए भी आवश्यक अमूर्तता प्रदान करता है, ठीक है। ये अमूर्तता का मतलब यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्शन। ये आपको नहीं बताएगा कि ये क्या क्या चीज़ें इसके पास हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, हार्डवेयर की क्या क्या विवरण है, या यूजर को नहीं शो करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरी लिनक्स का एक विशेष कार्य या प्रोग्राम है जिनके उपयोग से एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटीज हम कर्नेल की विशेषताओं तक पहुंच सकते हैं या उसके थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ एक टर्म आ गई फिर से, सिस्टम यूटिलिटीज, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट आई सिस्टम यूटिलिटीज। ये तीनों ही एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज अलग अलग हैं लेकिन इनका मीनिंग एक ही है। तो ये आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में इनके टर्म्स अलग अलग मिलेंगे लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है, ठीक है, इनका काम एक ही होता है। फिर ये लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की अधिकांश कार्यक्षमता को लागू करती है और कर्नेल मॉड्यूल के कोड को एक्सेस करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है। ये क्या करती है? जो कर्नेल जो सारी चीज़ों को एक्सेस करता है, सिस्टम लाइब्रेरी हमारे सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन हैं, उनको मैनेज करने का काम करता है, ठीक है, कर्नेल के साथ मिलके। सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम विशिष्ट स्तर के कार्य करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं। वही सिस्टम यूटिलिटी हमारी की सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूटिलिटी के अंतर्गत होती है। फिर है लिनक्स की फीचर्स, ठीक है, विशेषताएं। तो पहला है लिनक्स इज पोर्टेबल, ठीक है। तो लिनक्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, जिसका किसी प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर से कोई संबंध नहीं रखा गया है। यह भी किसी भी प्रकार के कंप्यूटर पर चलाने में सक्षम है, ठीक है। अब ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा गया है, अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये कोई हार्डवेयर की इसमें कोई बाध्यता नहीं है, तो आप किसी भी तरीके के सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स की लैपटॉप में है ना, या कंप्यूटर सिस्टम पे इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो पी सेट मैकिन्टोश ये क्या है? हमारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, एडवांस सिस्टम्स हैं। फिर नेक्स्ट है लिनक्स इज अ मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टी यूजर कि आपके मल्टी यूजर इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टी टास्किंग, बहुत सारे टास्क आप इसमें एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल मीनिंग है ये, है ना। हम विंडोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टी यूजर क्या होते हैं और मल्टी टास्किंग क्या होती है। फिर नेक्स्ट है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस। विभिन्न प्रकार के कई कंप्यूटर को आपस में जोड़कर उनका उपयोग करने के लिए एक नेट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जिसे नेटवर्किंग कहते हैं। लिनक्स विशेष रूप से नेटवर्किंग में कार्य करने के लिए ही विकसित किया गया था। जो मैंने अभी बताया 1960s में जो इसकी हिस्ट्री है, वो नेटवर्क के लिए ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया गया था, वो था लिनक्स, ठीक है। तो लिनक्स के द्वारा हम पासवर्ड को शेयर कर सकते हैं, फाइलों के समूह बांटकर नेटवर्क को उपयोग में हम ला सकते हैं। मीन्स कि हम एक नेटवर्क में कई सारे फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। अब मीन्स की 4 सिस्टम हमने कनेक्ट किए, तो अब मेरे सिस्टम का जो पासवर्ड है, जो भी या हम कोई ऐसे विशेष तरीके के कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, उसके लॉगिन पासवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में जो फाइल्स हैं वो मैं अपने लॉगिन करके ही उसको यूज़ कर सकती हूँ। यदि मैं अपने लॉगिन पासवर्ड किसी और को देती हूँ तो वो वहाँ से उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब इसके लिए वो कैसे यूज़ करेगा? तो ये है ना, ये
सिस्टम से तो फाइल वो शेयर कर ही सकता है, लेकिन आप उसके लिए क्या करेंगे, एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करेंगे जिसमें आप वो सारे फाइल्स रखेंगे, जिसके थ्रू हम सारे सिस्टम पे उन फाइल्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग, वही कि आप एक साथ कई सारे कार्यों को कर सकते हैं, ठीक है। वही अब आया वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। यदि हम किसी बड़े प्रोग्राम या एप्लीकेशन को संपादित करते हैं तो हमें कुछ फिजिकल मेमोरी की आवश्यकता होती है जो कि हार्ड डिस्क में जमा कर दी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे हम उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। मीन्स हार्ड डिस्क में ही हम एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम लॉगिन पासवर्ड के थ्रू शेयर कर सकते हैं नेटवर्क क्रिएट करके, ठीक है। एक वर्चुअल मेमोरी का एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ। हम लोग अभी सभी जीमेल यूज करते हैं, है ना। जीमेल में हमको एक सुविधा उपलब्ध है गूगल के थ्रू, गूगल ड्राइव। सभी जानते हैं क्या होता है गूगल ड्राइव। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ तो बताइए, सुना है गूगल ड्राइव क्या होता है? सभी यूज ही Yes, करते मैम सुना है होंगे। मैम। यस हाँ, क्या होता है गूगल ड्राइव? मैम, इसमें मैम वो आपका जीमेल से ड्राइव है, एक एक करके बोलो, एक क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड है ना। क्लाउड बेस्ड मीन्स क्लाउड बेस्ड में हम ये एक इंटरनेट बेस्ड मतलब एक सर्वर है, या फिर कह सकते हैं कि एक बहुत सारे, साधारण भाषा में बताऊं तो बहुत सारा हार्ड डिस्क एक किसी जगह पे रखा गया है जिसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया है। सर्वर बेस्ड भी कह सकते हैं, और उसको एक एयर कंडीशन मोड में रखा जाता है जिससे कि वो हीटअप भी ना हो, और उसको एक्सेस दिया जाता है इंटरनेट के थ्रू। जैसे कि गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं तो उसे ईमेल आईडी से लिंकअप कर दिया गया है। इसी तरह से हर मोबाइल कंपनीज हो, चाहे हम आईफोन की बात करें तो आईफोन पे एक ड्राइव मिलता है, आई क्लाउड करके मिलता है। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग क्लाउड मिलता है, ओप्पो की बात करें तो ओप्पो क्लाउड, इस तरह से देते हैं। और इसी तरह से वेबसाइट्स भी रन अप करते हैं मैम। ओके। तो साधारण भाषा में ये कहें तो ये हमको क्या करता है, एक वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। गूगल ड्राइव वर्चुअल स्पेस मीन्स वर्चुअल स्टोरेज, कि आप अपना डेटा वर्चुअली सेव कर सकते हैं और आप कहीं भी उस डेटा को कहीं भी किसी भी नेटवर्क में बस आपको अपने सिस्टम से नेटवर्क को कनेक्ट करना है, इंटरनेट को कनेक्ट करना है, आप कहीं भी रहें वो वहाँ से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं आप बाध्य नहीं है कि आपके पास वही सिस्टम होना चाहिए, है ना, या आपके पास कोई दूसरा सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको पोर्टेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है, कि आप पोर्टेबल है क्योंकि आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कितना स्पेस प्रोवाइड कराता है हमारा गूगल ड्राइव? मैक्सिमम कितनी लिमिट 15 हमको GB देता है? 15 GB मैम। फ्री में 15 GB मैम, मैक्सिमम जितना पे करें। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जो फ्री अवेलेबल है वो 15 GB है, और यदि उससे ज़्यादा आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्चुअल मेमोरी हमारी इन्हीं वर्चुअल मेमोरी बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है हमारा गूगल ड्राइव का, क्लाउड्स का, ठीक है। क्लाउड ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, आज सास पास, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये अपना एक अलग टॉपिक है। वर्चुअल मेमोरी से समझना था कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका लिनक्स इज नेटवर्क फ्रेंडली। तो हम नेटवर्क पे बात ही कर चुके हैं कि इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है और आप इसको नेटवर्क के साथ इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ये दिया, जैसे कि लिनक्स का उपयोग दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है, और यहाँ तक कि विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस आदि को भी समय पर इंटरनेट के माध्यम से हमको क्या करना होता है, अपडेट करना होता है, ठीक है। यदि आप कोई एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम पर तो उसका अपडेट यदि आता है तो आपको प्रॉपर अपडेट करना है। जैसे विंडोज़ 10 भी मैं अभी यूज़ कर रही हूँ तो विंडोज़ 10 के भी अपडेट्स आ रहे हैं, आते रहते हैं, तो वो भी अपडेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। हमने जब बात की थी वर्जन्स की तो हमने तब अपडेट की भी बात की थी कि अपडेट क्यों होते हैं और अपडेट को हमको क्यों करते रहना चाहिए, ठीक है। कंपनीज क्या करती हैं कि वो नए नए फीचर्स को ऐड करती हैं, और यदि पुरानी जितनी भी चीज़ें उन्होंने अवेलेबल करवाई हैं, जो भी फीचर्स उन्होंने अवेलेबल कराए हैं, उनमें कोई भी परेशानी मतलब उसमें कोई ना कोई परेशानी यदि है तो वो उसको ओवरकम करके नए फीचर्स के साथ हमको देते हैं अपडेट में। तो अपडेट करने से हमारा सिस्टम सिक्योर रहता है और फास्ट वर्क भी करता है, उसके नए नए फीचर्स हमको मिलते हैं, तो हमारे लिए सिस्टम
पे काम करना बहुत इंटरेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसी पे हमारा लिनक्स भी काम करता है। फिर नेक्स्ट है लिनक्स इज ओपन, वही सोर्स कोड उसका ओपन है। ठीक है, ओपन सोर्स कोड है इसका, तो इसलिए लिनक्स इज ओपन इसकी एक विशेषता होगी। फिर है मल्टी प्रोग्रामिंग, आप एक समय पे कई सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हेरारिकल फाइल सिस्टम। लिनक्स क्या है, एक स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रक्चर प्रदान करता है जिसमें सिस्टम फाइलें, उपयोगकर्ता फाइलें व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, हेरारिकल से किससे क्या समझ में आता है, क्या होती है हेरारिकी? चलो, हेरारिकी क्या होती है, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को दिखाती है। ठीक है, कि एंटिटी एट्रीब्यूट्स के रिलेशनशिप को दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे पास एंटिटी है व्हीकल। ठीक है, अब व्हीकल है, व्हीकल के यदि हम देखें तो उसकी प्रॉपर्टीज पे जाएं तो जैसे टू व्हीलर हो सकता है, फोर व्हीलर हो सकता है। अब उसके फर्दर भी आप जाओगे तो उसमें भी आपको और बाइफरकेशन मिलेंगे कि टू व्हीलर में आपके पास मोटर बाइक है ना, स्कूटी है, तो ये अलग अलग पैटर्न है। आप फोर व्हीलर में जाओगे तो कार आ जाएगा, वैन आ जाएगा, बस आ जाएगा, ट्रक आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक हेरारिकी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कि ये व्हीकल है, व्हीकल्स के ये पार्ट्स हैं, अलग अलग तरीके के व्हीकल्स हैं, फिर इन व्हीकल्स के ये पार्ट्स हैं, फिर इनमें सिमिलरिटीज क्या है कि सभी में इंजन होते हैं। ठीक है, बिना इंजन के कोई व्हीकल नहीं चलता। ठीक है, फिर टू व्हीलर्स में सेम आपको क्वालिटीज मिल जाएंगी, फोर व्हीलर्स में आपको सेम क्वालिटीज मिल जाएंगी, लेकिन इनके आउटलुक में आपको चेंज मिलेगा। तो ये हेरारिकी के एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम में क्या हो जाता है हमारे पास, हेरारिकी मीन्स कि आपने कोई फाइल फोल्डर्स बनाया और आप उसके अंदर फाइल सेव करते जा रहे हैं, तो वो आपको क्या कहते हैं, सर्च करने में आसानी बनाता है। जैसे कि आप लोग पीजीडीसीए कर रहे हैं, आपने पीजीडीसीए का एक फोल्डर क्रिएट किया, फिर उसके अंदर आपने 4 फोल्डर और क्रिएट किए। ठीक है, कि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फिर आपने मान लो कि आपका एक फोल्डर है ओएस में आपके कितने यूनिट्स हैं, मान लो 5 यूनिट्स हैं, तो आपने 5 यूनिट्स के लिए इंडिविजुअल फोल्डर्स बना लिए। ठीक है, फिर यूनिट्स में कितने टॉपिक्स हैं, आपने उन टॉपिक्स को अरेंज कर लिया। तो ये क्या हो गया, एक हायरार्की फॉलो हो गई। आपको जब जाके देखना है कि भैया ओएस में जाके मुझे यूनिट 5 का ये टॉपिक देखना है, तो आप जाएंगे फोल्डर में, आपको पता है यूनिट 5 का फोल्डर है, इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो ये एक हायरार्की को दिखाता है। ठीक है, तो ये होता है हायरार्किकल फाइल सिस्टम। फिर हमारा नेक्स्ट है शेल। लिनक्स एक विशेष इंटरप्रेटर प्रोग्राम प्रदान करता है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंटरप्रेटर, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, है ना, सी। तो सी में आप लोगों ने टर्म सुनी होगी कंपाइलर। क्या होता है कंपाइल करना, या कंपाइलर क्या होता है? बताइए, टाइम हो रहा है हम लोग का, मुझे यहाँ पर कंक्लूड करना है फिर। का मतलब होता है कि हम जैसे प्रोग्राम जो भी कोडिंग करते हैं ना, वो चीज पहले चेक होता है, उसके बाद से आउटपुट उसका देखते हैं, वो रन होता है। हाँ, कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल का बेसिक मीनिंग क्या है, ये बताओ, कंपाइल में क्या किया जाता है? मतलब कंपाइल सिस्टम में हमारे कोड को क्या कर रहा है वो? चेक कर रहा है वो हमारे कोड पे। अच्छा, कोड में चेक कर रहा है, एरर चेक कर रहा है ना, कि कोई एरर तो नहीं आ रही, है ना। एरर शो हो जाएगी वहां पर, तो फिर वो हम रन नहीं करेंगे, पहले वो एरर को सॉल्व करेंगे, फिर हम कंपाइल करेंगे। जब हमको कोई भी एरर नहीं मिलेगी तब जाके हम रन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। देखो, कंपाइल का मीनिंग भी ये तो है ही, इसके साथ ये होता है कि कंपाइल हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करता है। मीन्स कि आपने कोड तो लिखा है यहाँ पर, अब सी का कोड जब आप लिख रहे हैं तो वो किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन हमारे सिस्टम में जब जाएगा तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, वो इंग्लिश में नहीं होता है। ठीक है, तो वो साथ में आपके कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और आपके कोड को भी चेक करता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, और कंपाइलर में क्या होता है, पूरे कोड को एक साथ ही चेक कर लिया जाता है। ठीक है, इंटरप्रेटर में क्या होता है, वो एक लाइन को चेक करता है। ठीक है, एक लाइन को ट्रांसलेट मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है, और उसके बाद उसके एरर्स को फाइंड करता है। तो यहाँ पर लिनक्स में ये काम करता है शेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिक्योरिटी। लिनक्स उपयोगकर्ता सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे पासवर्ड सुरक्षा, विशिष्ट फाइलों के लिए नियंत्रित उपयोग और डेटा का एन्क्रिप्शन। ठीक है, लिनक्स का सबसे ज्यादा उपयोग करने क्यों माना जाता है, कि क्यों सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है,
ठीक है, इसकी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी देता है ओपन सोर्स होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स थे। तो हम अभी यहाँ लिनक्स को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम इसके चीज़ों को आगे मतलब नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि लिनक्स आर्किटेक्चर, फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिनक्स। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि क्या क्या होता है और पुराना भी आप रिवाइज करिएगा। ठीक है, ओके मैम, बाय। थैंक यू मैम।